गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, देखिए इधर जो हमारा रेस्पिरेशन जो चलता है, यानी इंस्पायरेशन जो एक्सपायरेशन जो दोनों प्रोसेस होती है यानी रेस्पिरेशन की, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, कौन करता है, इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन को कंप्लीट जो कंट्रोल किया जाता है वो किया जाता है अपने किसके द्वारा, जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। ये देखिए इधर रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कहलाता है, ये आपका क्या करता है, इस रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। अब देखिए इफेक्टिव कंट्रोल जो होता है आपका रेस्पिरेशन का, इफेक्टिव कंट्रोल का मीनिंग क्या हो गया, नॉर्मल ब्रीथिंग। ठीक है, जो इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है यानी कि नॉर्मल जो ब्रीथिंग होती है, उससे क्या काम होता है, उससे होता है आपका रेगुलेट ब्लड गैस लेवल, यानी कि अपने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है यानी ऑक्सीजन लेवल जो है वो नॉर्मली मेंटेन रहता है। किसके माध्यम से, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन पे अगर कंप्लीट कंट्रोल हो तो। ठीक है, ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है हालांकि इनवॉलंटरी होती है। इनवॉलंटरी अगर ये कंटिन्यू चल रही है तो उस केस में क्या होगा, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल मेंटेन रहेगा। लेकिन कई केसेस में क्या होता है, इसको अपन वॉलंटरीली भी कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे ड्यूरिंग द स्पीकिंग, बोलते समय हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर लेते हैं। ड्यूरिंग द सिंगिंग, ठीक है, लंबे समय तक हम रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, ये वॉलंटरी प्रोसेस के अंतर्गत आती है, यानी रेस्पिरेशन को वॉलंटरी भी कंट्रोल कर सकते हैं एक लिमिटेड टाइम के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए एक्सर्शन हो जाए उस केस में, तो या फिर आपकी मान लो आप CO2 की मात्रा अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपन हाइपरकेपनिया। ठीक है, उसे बोलेंगे अपन क्या, हाइपरकेपनिया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर कौन होता है आपका, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, जो क्या काम करता है, आपकी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, कल मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में कि जो CO2 होती है वो CO2 क्या करती है, इसको स्टिमुलेट करने का काम करती है। जैसे बॉडी के अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा हुई, इसका स्टिमुलेशन ज़्यादा हुआ, इसका स्टिमुलेशन ज़्यादा हुआ तो रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो कैसे बनता है आपका, ये रेस्पिरेटरी सेंटर बनता है किसके अंदर, मेडुला के अंदर। ये जो मेडुला पार्ट होता है, इस मेडुला के अंदर क्या होती है, कई सारी नर्व्स जो रहती है वो नर्व्स का एक ग्रुप होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिथमिसिटी सेंटर। रेस्पिरेटरी रिथमिसिटी सेंटर के नाम से जानते हैं, यानी कि इस मेडुला के अंदर ग्रुप ऑफ नर्व जो है वही उसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिथमिसिटी सेंटर। ठीक है, अब ये रेस्पिरेटरी रिथमिसिटी सेंटर होता है, इसकी एक्टिविटीज को एडजस्ट करता है। इसके अंदर जो यानी कि जो रेस्पिरेटरी रिथमिसिटी जो सेंटर होता है, इसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है, इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है ये जो पोन्स होता है। इस पोन्स के अंदर उपस्थित जो जितनी भी नर्व रहती है, यानी कि पोन्स के अंदर जो प्रेजेंट जो नर्व रहती है, वो सारी नर्व क्या करती है, इस आपकी जो रेस्पिरेटरी रिथमिसिटी जो सेंटर होता है मेडुला के अंदर, इसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करती है। यानी यहाँ की नर्व इसको कंट्रोल करेगी। ठीक है, अब इसके अंदर यानी कि पोन्स के अंदर जो नर्व होती है वो कौन कौन से दो सेंटर होते हैं जो कंट्रोल करने का काम करते हैं। एक तो होता है आपका पोन्स के अंदर न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और एक होता है एपनेस्टिक सेंटर। ये दो सेंटर होते हैं जो क्या काम करते हैं, आपके मेडुला के अंदर उपस्थित रेस्पिरेटरी रिथमिक सेंटर को की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है आपका जो रेस्पिरेटरी रिथमिसिटी सेंटर जो होता है, ये रेगुलर डिस्चार्ज करता है क्या, ऑफ इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स, यानी सांस लेने वाले इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स को क्या करता है, रेगुलर डिस्चार्ज करता रहता है। और वो जो रेगुलर डिस्चार्ज जो इंस्पायरेटरी न्यूरॉन होते हैं वो क्या काम करते हैं, आपकी रेस्पिरेशन की रेट और डेप्थ। रेट यानी कि नंबर ऑफ द रेस्पिरेशन, डेप्थ यानी कि कितने वॉल्यूम हम ले रहे हैं, कितना हम छोड़ रहे हैं, दैट इज डेप्थ। तो जो आपकी जो रेट और जो डेप्थ होती है रेस्पिरेशन की, इन सबको कंट्रोल, इनको सेट करने का काम करता है कौन, इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स। और ये इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स कौन डिस्चार्ज करता है, आपका रेस्पिरेटरी रिथमिसिटी सेंटर, ये काम करता है। आगे यहाँ तक समझ में, देखिए इधर, यानी कि हम ये कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर में आपके पोन्स और मेडुला दोनों काम करते हैं। हालांकि मेनली जो रेस्पिरेटरी सेंटर कहलाता है आपका वो मेडुला ऑब्लोंगेटा कहलाता है, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी रिथमिक सेंटर होता है। हालांकि इसको कंट्रोल करता है पोन्स के अंदर उपस्थित जो नर्व जो होती है, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कंट्रोल करने का काम करते हैं। वो होते हैं आपके न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और एपनेस्टिक सेंटर। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट जो कंट्रोल जो होता है आपका रेस्पिरेशन का, ये तो रेट और डेप्थ वाली बात हो गई। अब अपनी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, इन सबको मेंटेन करने का काम कौन करता है, वो है आपके कीमो रिसेप्टर्स। ये कीमो रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं अपने। जो कीमो रिसेप्टर क्या काम करते हैं, रेस्पॉन्ड टू चेंज इन PO2 एंड CO2 इन ब्लड एंड CSF, यानी कि जैसे अपने ब्लड के अंदर, अपने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड अप एंड डाउन होता है, चेंजेस होता है, तो तुरंत अपने क्या करते हैं, ये कीमो रिसेप्टर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ये कीमो रिसेप्टर कहाँ पर पाए जाते हैं, दे आर लोकेटेड सेंट्रली एंड पेरिफेरली। ये दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो सेंट्रली पाए जाते हैं और एक पेरिफेरली पाए जाते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से देखते हैं। फर्स्ट है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, दो कीमो रिसेप्टर की बात की अपन ने, एक तो सेंट्रली था और एक पेरिफेरली कीमो रिसेप्टर थे। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जो होते हैं आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, ये लोकेटेड ऑन दी सरफेस ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इसकी सरफेस पर ये पाए जाते हैं और CSF के अंदर डूबे हुए रहते हैं, यानी बात लेन दी CSF। ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर डूबे रहते हैं, यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं देखना, कि जब भी बॉडी के अंदर PCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है, या फिर दूसरा केस कर सकते हैं अपन, पार्शियली कुछ मात्रा में PO2 जो होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अगर वो डाउन हो, एक ही बात है। तो अपन देखें, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है बॉडी के अंदर, तो उस केस में क्या होता है, ये क्या होती है आपकी CO2 स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर। ये रेस्पिरेटरी सेंटर को क्या करती है, स्टिमुलेशन भेजती है, और जैसे ही इसको स्टिमुलेशन मिलता है, वैसे क्या होगा, रेस्पॉन्ड सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। तो यहाँ पर उपस्थित जो कीमो रिसेप्टर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करना शुरू करते हैं, और जैसे वो रेस्पॉन्स करना स्टार्ट करते हैं, वैसे इंक्रीज वेंटिलेशन, वैसे क्या होता है, वेंटिलेशन बढ़ा देते हैं, यानी कि श्वास लेने और छोड़ने की जो प्रोसेस है उसको ये इंक्रीज कर देते हैं। और जैसे ये प्रोसेस इंक्रीज होगी, PCO2 लेवल कम हो जाएगा, यानी कि जैसे रेस्पिरेशन, यानी कि ये कर सकते हैं अपन, जैसे CO2 अपनी बॉडी के अंदर बढ़ते क्या होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर तक CO2 पहुंचेगी और वो स्टिमुलेट होगा। वो स्टिमुलेट होता है, वो किसको रेस्पॉन्स करेगा, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर को, और ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर क्या काम करेंगे, अपने वेंटिलेशन को बढ़ा देंगे। ये रेस्पिरेशन बढ़ते क्या होगा, जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा जाने लगेगी बॉडी के अंदर, CO2 बाहर निकलने लगेगी, तो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होना स्टार्ट हो जाएगा। सही है, इस तरीके से ये कंट्रोल करता है कौन, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। दूसरी चीज, अब बात करते हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स की। ये पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं, ये होता है आपका आर्थोपायोटा, जो हार्ट से आपका आर्थोपायोटा जो निकल रहा है, या जो कैरोटिड जो बॉडी जो निकल रही है, यहाँ से पूरी कैरोटिड आर्टरी वगैरह जो सप्लाई होती है, आर्थोपायोटा और कैरोटिड बॉडी पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर ये उपस्थित रहते हैं। जो क्या होते हैं, ये पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। किसके लिए, या तो PCO2 बढ़ जाए या PO2 की कमी हो जाए, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाए बॉडी में, या CO2 की मात्रा बढ़ जाए। अगर ये थोड़ा सा भी अप एंड डाउन होता है, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये तुरंत इम्पल्स जनरेट करते हैं। ये इम्पल्स जनरेट होकर कहाँ पर पहुँचते हैं, जैसे बॉडी के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ी, तो क्या हो जाएगा, इम्पल्स जनरेटेड इन दी पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर आपके जो आर्थोपायोटा जो रहता है, यहाँ से जो आपका आर्थोपायोटा निकल रहा था, जो आपकी कैरोटिड जो बॉडी बन रही थी, इनमें उपस्थित जितना भी आपका जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर जो है, ये क्या काम करेंगे, ये अपने इम्पल्स जनरेट करना स्टार्ट करेंगे। और ये इम्पल्स जनरेट कौन, यहाँ पर जो उपस्थित है इम्पल्स जनरेट होंगे, और उनको कन्वे कौन करेगा, उनको ब्रेन तक कौन पहुँचाएगा, यहाँ तक उनको पहुँचाने का काम करता है कौन, ग्लोसोफेरिंजियल एंड वेगस नर्व। ये ग्लोसोफेरिंजियल यानी कि जो आपकी टंग वाली जो टंग को जो सप्लाई करती है, या फेरिंग्स को जो सप्लाई करती है, नर्व सप्लाई जो होती है वो, और वेगस नर्व, ये दोनों नर्व क्या काम करती है, यहाँ से पूरे इम्पल्स को उठाकर कहाँ ले जाती है, कहाँ ले जाएगी, ब्रेन के पास। यानी कि वो कह सकते हैं जैसे कि बॉडी के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ेगी, तो वो ब्लड के साथ घुलकर हार्ट के अंदर आएगी। अब यहाँ पर आपका जो आर्थोपायोटा और जो आपकी कैरोटिड बॉडी रहती है, यहाँ पर क्या होते हैं, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये स्टिमुलेट होंगे, ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट होते ही ये सीधे इम्पल्स भेजेंगे किसको, रेस्पिरेटरी सेंटर को। अब रेस्पिरेटरी से कौन भेजेगा वहाँ तक, वो भेजेगा आपका ग्लोसोफेरिंजियल एंड वेगस नर्व। और जैसे ये मेडुला और रेस्पिरेटरी सेंटर को यहाँ पर स्टिमुलेशन जाएंगे,
तो ये क्या काम करेगा, आपका रेस्पिरेटरी सेंटर वापस वेंटिलेशन बढ़ाएगा, और वेंटिलेशन बढ़ाते ही क्या हो जाएगा, वेंटिलेशन बढ़ते ही CO2 की मात्रा डाउन आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये थे अपने क्या कीमोरिसेप्टर्स। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन में हमने सबसे पहले पढ़ा क्या, रेस्पिरेटरी सेंटर के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा किसके बारे में, कीमोरिसेप्टर के बारे में। थर्ड जो होता है वो होता है आपका एक्सरसाइज एंड रेस्पिरेशन, यानी कि एक्सरसाइज भी रेस्पिरेशन को कैसे इफेक्ट करती है, कि जैसे फिजिकल एक्सरसाइज जो होती है, यानी कि शारीरिक व्यायाम जो होता है, फिजिकल एक्सरसाइज जो होती है वो क्या करती है, आपकी रेस्पिरेशन की डेप्थ और रेट को बढ़ा देती है। वो कैसे बढ़ता है कि जैसे जो एक्सरसाइजिंग जो मसल्स होती है, यानी कि जैसे अपन एक्सरसाइज करते हैं तो जिन मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है उनमें क्या होता है, वो मसल्स CO2 बनाने का काम करती है। हालांकि वेस्ट के रूप में लैक्टिक एसिड वगैरह का इनका निर्माण भी करती है, लेकिन वो मसल्स क्या करती है, CO2 का प्रोडक्शन बढ़ाती है। अब जब CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो CO2 की मात्रा बढ़ते क्या करेगी, वो CO2 ब्लड के साथ सर्कुलेट होकर कहाँ पर जाएगी, आपके रेस्पिरेटरी सेंटर तक जाती है। रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा, वेंटिलेशन बढ़ेगा। आपकी वही CO2 क्या करेगी, कीमोरिसेप्टर जो होते हैं, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर जो पाए जाते हैं, वो उनके माध्यम से क्या होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा तो वेंटिलेशन बढ़ेगा। तो यानी कि एक्सरसाइज के केस में अपनी क्या होगा, वेंटिलेशन बढ़ता है, किस कारण से, CO2 की मात्रा बढ़ने के कारण। CO2 बढ़ेगी तो रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, वेंटिलेशन बढ़ेगा, और वेंटिलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका जो रेस्पिरेशन की डेप्थ और रेट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। अब इसके अलावा कुछ फैक्टर, एक्सरसाइज के अलावा अदर फैक्टर भी देख सकते हैं अपन, जो कि रेस्पिरेशन को इफेक्ट करते हैं। जैसे स्पीच, बोलते समय हमें रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना रहता है। सिंगिंग, गाते समय हमें रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना रहता है। इमोशंस केस में ड्रग, जैसे सेडेटिव ड्रग्स वगैरह जो दी जाती है। स्लीप की कंडीशन में कि अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती है जब हम स्लीपिंग कंडीशन में रहते हैं। तो ये सारे फैक्टर जो है वो अपने क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की डेप्थ और रेट को अफेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे सोते समय हम क्या होता है, रेस्पिरेशन डाउन हो जाता है हमारा। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, और इन तीन चीज़ों के माध्यम से पूरा रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है। एक तो रेस्पिरेटरी सेंटर के माध्यम से, और दूसरा आपका क्या था, कीमोरिसेप्टर्स, जिसमें सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों पढ़े अपन ने, और थर्ड है आपका एक्सरसाइज एंड रेस्पिरेशन। ओके।